आफ्टर ग्रेजुएशन सिविल सर्विसेज में जाना मेरा सपना था, लेकिन साथ ही मैंने है तो फिर CAPF को भी अपना सपना बनाया और आज मैं है तो उसमें 2020 की परीक्षा में मैं है तो सफल हुआ। अगर आप इसको सिविल सर्विस से इक्विवेलेंट करें तो सिमिलर टू द IAS एंड IPS ऑफिसर की इक्विवेलेंट ही होती है। जब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है तो उसके बाद में आपको एक 3 BHK फ्लैट मिलेगा गवर्नमेंट कमला। साथ में आपके जितने भी एसेसरीज है, सबऑर्डिनेट्स है, जैसे कुक हो, वाशरमैन हो, सफाई वाला, ड्राइवर हो, ये आपको सब मिलते हैं। 2 बॉडीगार्ड्स मिलेंगे, आपकी एक पर्सनल गन होगी। कुछ साल की सर्विस के बाद में जैसे आप रिटायर होते हैं या आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, इसके बाद में आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कि आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बड़े फर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको है तो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल मिल सकता है। आप 6 से 7 साल की सर्विस आप करते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है डिप्टी कमांडेंट पे। 5 से 6 साल की सर्विस के बाद में आप सेकंड इन कमांड बनते हैं और सेकंड इन कमांड के बाद में 4-5 साल की सर्विस के बाद में आप है तो कमांडेंट बनते हैं। आपके पास में चांसेस है कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल तक के जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ हैं शिव प्रसाद जी, जिन्होंने इस बार UPSC CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब होती है, जो एग्जामिनेशन होती है, उसको क्लियर किया है। वैसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ CAPF को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए बन सकता है। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी इस कामयाबी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, इवन हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपके जहन में, आपके दिमाग में क्यों आया था कि CAPF की तरफ भी जाना चाहिए? ऐसा क्या था, क्या इंटरेस्ट था आपको CAPF को लेकर? सर, ड्यूरिंग माई UPSC प्रिपरेशन मैंने रियलाइज़ किया कि सिविल सर्विस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। बहुत बढ़िया। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो UPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है एग्ज़ाम, तो एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि 5 जो फोर्सेस है लाइक CISF, BSF, SSB, ITBP एंड CRPF, इनमें जाके आप सोसाइटी के लिए भी अपना पूरा योगदान दे सकते हैं और साथ में कि आपको एक देश प्रेम की अगर आपके अंदर भावना है तो आप उस फोर्सेस में जाके है आप उसको है तो ज़रूर साकार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से मुझे एक मोटिवेशन मिला और मैंने, चूँकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की A क्लास गेजेटेड ऑफिसर की जो है पोस्ट है, तो ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप इसको सिविल सर्विस से इक्विवेलेंट करें तो सिमिलर टू द IAS एंड IPS ऑफिसर की इक्विवेलेंट ही होती है, बस थोड़ा सा इसका जो फील्ड है वो थोड़ी सी चेंजेस है। अदरवाइज आपके पास में पावर, पर्क्स, सैलरी और जो भी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट देती है वो सब सिमिलर ही होती है। आपकी बेसिक पे जो होता है सैलरी, वो स्टार्टिंग से आपके IPS और ऑल इंडिया ऑफिसर्स जो भी है उनकी सब सिमिलर होती है। तो ये भी मुझे एक मोटिवेशन का ये मिला और फिर चूँकि ऐसे कई एपिसोड लाइफ में होते हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि आप देश के लिए कुछ कर सकें, और आफ्टर ग्रेजुएशन सिविल सर्विसेज में जाना मेरा सपना था, लेकिन साथ ही मैंने है तो फिर CAPF को भी अपना सपना बनाया और आज मैं है तो उसमें 2020 की परीक्षा में मैं है तो सफल हुआ। मुझे लगता है कि आपके पास में 1 साल इनफ होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और कई स्टूडेंट्स जब आप CAPF की एग्ज़ाम देंगे तो आपको कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो CDS की ऑलरेडी तैयारी किए होते हैं, कई लोगों ने NDA का एग्ज़ाम दिया होता है, कई लोग हैं तो APCAT की तैयारी किए होते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेंट्रल गेजेटेड ऑफिसर के रूप में है तो अपनी सेवा है तो देश के लिए दे। तो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है NDA CDS के थ्रू SSB की प्रोसेस में सेलेक्ट होते हैं, कई लोग रिजेक्ट होकर भी आते हैं, लेकिन उनका एक एक्सपीरियंस होता है, ये उनको इंटरव्यू के समय बहुत काम आता है। क्योंकि जो इंटरव्यू मेंबर्स होते हैं वो जो स्टूडेंट्स NDA के थ्रू SSB की सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए, उनके एक अलग पर्सनालिटी वो वहाँ पे शो होती है। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक बेनिफिट होता है। और फिर जैसे सर ने पूछा कि जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस ओवरऑल सिमिलर ही होता है CAPF का। तो 1 साल की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है। अगर आपने कर जाएंगे तो अराउंड 250 मार्क्स का पहला पेपर होता है, तो उसमें अगर आप 140 एंड 50 अगर आपके मार्क्स आ जा रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होना ही है। अच्छा। तो और उसके अलावा फिर सेकेंड पेपर होता है, तो सेकेंड पेपर 200 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे ऑन एवरेज आपके 100 मार्क्स आते हैं हर किसी के, टॉपर्स के भी अराउंड 110 मार्क्स होते हैं। तो इसके लिए भी एक अलग से स्ट्रेटेजी होती है, तो उसे फॉलो करके भी है तो हम CAPF की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, सर ने बहुत अच्छी बात बताई, वो ये है कि CAPF
कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो 1 साल काफ़ी है, बट सीरियसली अगर आप तैयारी करें तो 1 साल काफ़ी है, आप कर सकते हैं। क्योंकि सर ने बताया कि जो सिलेबस होती है सिविल सर्विसेज की, ऑलमोस्ट 80% सेम प्रिपरेशन पे आप CAPF में आ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको अलग देखना पड़ता है, जैसा कि सर ने बताया कि कुछ करंट अफेयर्स भी आपको देखने होंगे, और चूँकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिगार्डिंग है तो उससे भी रिलेटेड, सर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या? जैसे कि सर CAPF है तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी एरेना को है तो कवर करता है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका जो सेकंड पेपर होता है रिटर्न वाला, उसमें है तो ऐसे हैं, आपको है तो कुछ इंटरनल सिक्योरिटी बेसिस पे आपको पूछे जाते हैं। आर्गुमेंट एंड फेवर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी पे हो जाते हैं। आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है 2, वो उस बेसिस के होते हैं। तो ये इसके अलावा जो आपका पहला जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें भी है तो आपको है तो अवेयरनेस चेक करने के लिए है कि रैंकिंग पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक असिस्टेंट कमांडेंट की इक्विवेलेंट रैंक आर्मी में क्या है, नेवी में क्या है, एयरफोर्स में क्या है, स्टेट लेवल पुलिस में क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं तो थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में वो एक्सपेक्टेड करते हैं कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, कि कैसे काम कर रहा है, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है तो क्यों है, कौन सी फोर्सेस इसके पीछे है, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, रिसेंट में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनल सिक्योरिटी को इंडिया के पर्सपेक्टिव में कैसे देखा जाता है, क्या मतलब चैलेंजेस है, उसको सब है तो आपको है तो प्रिपेयर करना होता है इंटरव्यू स्टेज पे। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए? जैसे आप चयनित होते हैं, घर वगैरह मिलते हैं रहने के लिए? हाँ सर, जैसे आप होते हैं तो आप जैसे ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग के मतलब फर्स्ट डे से ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। जो सैलरी का जो बेसिक पे है 56,100, और उसके साथ में आपको कुछ DA मिलता है ट्रेनिंग पीरियड में। बाकी जो अलावेंसेस है वो फैसिलिटी ट्रेनिंग टाइम पे नहीं मिलती है, पर जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और जब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है तो उसके बाद में आपको एक 3 BHK फ्लैट मिलेगा गवर्नमेंट कमरा। साथ में आपके जितने भी एसेसरीज है सब है, जैसे कुक हो, वाशरमैन हो, सफाई वाला ड्राइवर हो, ये आपको सब मिलते हैं। 2 बॉडीगार्ड्स मिलेंगे, आपकी एक पर्सनल गन होगी, और आप जहाँ पे भी जाएंगे आपका एक अलग से ग्लोरी आपको देखने को मिलेगी, आपको सब सैल्यूट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी। जो भी एक कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो वहाँ पे एज एन चीफ गेस्ट आप इनवाइटेड रहोगे, तो काफ़ी एक रिस्पेक्ट की बात होती है। और साथ ही जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इक्विवेलेंट टू DSP या कहना चाहिए सिविल सर्विस में IAS या IPS के इक्विवेलेंट। जैसे आप किसी फोर्स में जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है कि सिविल एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसमें आप है तो वो एक सिविल सर्वेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। जैसे किसी को हॉस्पिटल्स बनाने हैं, एजुकेशन के लिए काम करना है आपको, सैनिटेशन वगैरह जो भी है, तो ये यहाँ पे आप है तो एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। आपको बकायदा है तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है कि आप है तो सिविल एक्शन प्रोग्राम में आप इंक्लूड हो, ताकि आपको ऐसा लगे। और फिर जैसे कि ये एक एक्सपोजर मिलता है, और सपोज करो आप है कि कुछ साल की सर्विस के बाद में जैसे आप रिटायर होते हैं या आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, इसके बाद में आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कि आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बड़े फर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको है तो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल मिल सकता है। ओह माय गॉड। क्योंकि आप सर्विस में रहते हुए आप है तो अराउंड 150 to 200 ट्रूप्स है, अगर एज एन असिस्टेंट कमांडेंट है तो आप इनको कमांड करते हैं। तो जो एक ह्यूमन मैनेजमेंट का जो एक पर्सपेक्टिव होता है, ट्रेनिंग होती है, तो वो एक्सपोजर अच्छा होता है। और जैसे ट्रेनिंग के समय में ही है तो कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कोर्सेस है तो उनकी भी है तो डिप्लोमा और डिग्री दिलाई जाती है। अरे वाह वाह। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आपको है तो प्रोस्पेर कर सकते हैं आपने, मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छी बात शिव जी ने बताई सर, थैंक यू वेरी मच। और मतलब कि आप इस पोजीशन में रहते हुए आप सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आपके पास एक स्किल्स, आपके पास एक एक्सपर्टीज़ पैदा हो जाती है। लोगों को किस तरह आप हैंडल करते हैं, कमांड करते हैं, एक लीडरशिप स्किल्स आप में आ जाती है। तो मल्टीनेशनल्स कंपनीज जो होती हैं, जितने कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो आपको ऑफर भी देती हैं कि आप एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर बने, बिकॉज आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी आपकी आफ्टर रिटायरमेंट भी होती है, जैसा कि सर बता रहे थे। और जैसा ने बताया सर, बेसिक सैलरी जो 56,000 से शुरू होती है, जो कि सर IAS और IPS की भी यही सैलरी है। सो जो फैसिलिटी IAS, IPS, IFS, IRS को मिलती है, वो सेम फैसिलिटी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट को मिलती है। और जैसा कि सर ने सारी चीज़ें बता दी कि आपको क्या क्या चीज़। सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि
इसमें प्रमोशन क्या रहता है? असिस्टेंट कमांडेंट के बाद क्या बनते हैं? ठीक है, जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड गेजेटेड ऑफिसर थ्रू यूपीएससी एग्जाम। उसके बाद में आप 6 से 7 साल की सर्विस आप करते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। ओके। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है डिप्टी कमांडेंट पे। डिप्टी कमांडेंट पे आप 5 से 6 साल की सर्विस के बाद में आप सेकंड इन कमांड बनते हैं। और सेकंड इन कमांड के बाद में 4-5 साल की सर्विस के बाद में आप है तो कमांडेंट बनते हैं। और अगर आपने अर्ली एज में अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है अराउंड 23 या 24 में, तो आपके पास में चांसेस है कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल तक के जा सकते हैं। वाह। ये मोस्टली जो होते हैं एस्पिरेंट्स होते हैं वो है तो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल है किसी भी फोर्स के, वहाँ तक के पहुँचते हैं। अगर आपने अर्ली एज में ज्वाइन किया है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आप है तो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, जो कि सेकंड टॉप जो होती है पोस्ट आफ्टर डायरेक्टर जनरल, तो वहाँ तक कि आप जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रमोशन स्कोप है। दोस्तों, मैं ये इसीलिए बार बार आप लोग कहता हूँ कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, बिल्कुल कीजिए और उसको टारगेट बनाइए। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप नज़र उठा के देखेंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मेरी जिम्मेदारी है, इस चैनल की जिम्मेदारी है कि आपको अवेयर कराएं इन सब के बारे में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता नहीं है, मुझे भी इतनी सारी चीज़ें पता नहीं थी। सर ने बहुत कुछ बता दिया कि तो अगर आप CAPF की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है 80% सिविल सर्विसेज और CAPF की। थोड़ा बहुत अलग आपको अप्रोच रखना है, जैसा कि सर ने बताया था। अप्रैल मई तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, आपको फॉर्म भरना है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं भी हैं, जो इस वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए है। आप CAPF की तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए, अप्लाई कीजिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भरा ये करियर है। कितने सीट्स होते हैं इसमें? सर, जैसे अभी मैंने 2020 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 210 पोस्ट थी। अच्छा। और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 187 पोस्ट के लिए, और बाकी जो पोस्ट है तो वो रिजर्व लिस्ट में है। अच्छा। अभी 2021 की जो है वैकेंसी, इसमें 170 के करीब है पोस्ट। अच्छा। तो ऐसा ही कभी कम कभी ज़्यादा होते रहती है। मोस्ट प्रोबेबली है कि 2022 वाला जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको पोस्ट है तो अराउंड 300 देखने को मिल सकती है। तो फिर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स NDA का एग्ज़ाम जिन्होंने पहले कभी दिया है और जो अभी CDS की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो CDS की तैयारी कर रहा है तो उसे CAPF की एग्ज़ाम जरूर देनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो सेम है, आपको सिमिलर एक्सपीरियंस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है, हर चीज़ आपको सेम होती है। फिजिकल की तैयारी और मेडिकल की तैयारी आपको बाद में करनी होती है। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये सब देखनी होती है। और सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे पेपर 2 को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उसके लिए एक पर्टिकुलर बुक क्या है, कैसे। कई बोलते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं सेकंड में, तो उसके लिए एक पूरी बुक पढ़नी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप डेली करंट अफेयर से अपडेटेड है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ की अंडरस्टैंडिंग आपको काम आ जाएगी। बिल्कुल। और उसके लिए कोई ऐसा कोई कॉम्पैक्ट कहना चाहिए, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है पेपर 2 के लिए। अगर आपने GS की स्टडी सब की हुई है अच्छे से, तो ऐसे या आर्गुमेंट्स फेवर्स जो भी क्वेश्चन आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है, वो कर सकते। तो बस आपको इनका फॉर्मेट देखना है और उसके बाद में आपने जो जनरल स्टडी की जो स्टडी की है, बस इसको लिंक करके आपको लिखना होता है और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे हितेश सर है, तो हितेश सर के इस बार पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। तो उनकी भी यही अप्रोच थी कि उन्होंने बस जनरल स्टडी को ही है तो वहाँ पे इंक्लूड किया था अपने पेपर 2 के लिए। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। आपका काफ़ी कीमती वक्त हमने लिया और आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक लेयर तक इस CAPF के बारे में बता दिया। इवन कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। और CDS जो वो कर रहे हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट।